हेलो गाइस। गाइस कैसे हो आप लोग? कैसे हो मेरे भाई तुम? ठीक हो? मार वार खाए हो कल से कि नहीं? देखो, रूम का जो मैंने इस रूम का थोड़ा सा मेटामॉर्फोसिस कर दिया है। और कुछ रीज़न था उसका, जगह वगैरह कम पड़ रही थी थोड़ी बहुत। बकवास वो करते हैं बंद, आते हैं अपने काम पे। ठीक है। काम क्या था अपना? काम था पढ़ाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। आ, इस टाइम हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका नाम क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है भाई। इसमें तो कोई नई बात मैंने बताई नहीं। आई होप कि कुछ छिपा नहीं होगा। छिपा होगा तो उसका जुगाड़ है अपने पास। ये ऐसे। ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा काम की बातें कर लेते हैं, फालतू जोक को बंद करके। देखो यार, हम लोग जो चैप्टर इस टाइम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते समय ना बहुत अच्छे से क्लासिफाइड रखना है, ताकि वो माइंड में एकदम फोल्डर वाइज सेट हो जाए। मोबाइल में ऐसे होता नहीं यार कि कभी एक फ़ोटो भी ले लिया, वो गैलरी में अगर नहीं शो हो रही है, तुमसे मैं कहूँ फाइल मैनेजर से जाके ढूंढ के दिखा दे भाई, नहीं ढूंढ पाओगे तुम। मालूम ही नहीं कहाँ है वो। तो वही वो वाली गड़बड़ दिमाग में नहीं होने देनी है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में। तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ किस टॉपिक से रिलेटेड है, और टॉपिक एकदम याद होने चाहिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो रिवीजन के तौर पे सबसे पहले मैंने आप मतलब इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, वो बताया इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। फिर मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैंने तीन तरीके के बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन इन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। किसी हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स में कितने हेलोजन है उसके बेस पे मैंने आपको बताया मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एरीन भी बताया। फिर मैंने दूसरा आपको बताया डिग्री ऑफ कार्बन के बेहाफ पे। तीसरा मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन के बेहाफ पे। इस तरीके से मैंने आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा दिया। क्लासिफिकेशन के बाद बात आई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, जिसको हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ा है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ा है। नो डाउट उसमें थोड़ा बहुत बताते समय मेरे इधर उधर दाहिने बाएं कभी छूट गया, कभी ऐसे, कभी मतलब कुछ छूट गया, ऐसे होता रहा है। तो वो गलतियां तो होती रहेंगी यार। मैं जैसे बस यही है कि फाइनली तुम लोग इतने प्यारे हो कि जो छोटा भी अगर एक डैश भी छूटता है तो तुम कमेंट में लिख के बताते हो। और वो चीज़ बहुत सही है। वो उसकी वजह से क्या होता है, कमेंट में या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे बताते हो। बस ऐसे ही चलते रहना मेरे भाई। चलो, आज देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अगर आपको पूरा क्लासिफिकेशन याद हो जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, तो अब बारी आती है, अब जिस चीज़ की बारी आती है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इनके प्रिपरेशन के बारे में हमें पढ़ना चाहिए था, बट इनका प्रिपरेशन आप समझ पाओ इसके लिए एक टॉपिक इससे पहले आएगा। इससे पहले एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। समझाता हूँ क्यों। जैसे मेरे भाई, चाहे तुम बात करो हेलो एल्केन की, यानी कि CH3Cl, या फिर दूसरी तरफ तुम कोई हेलो एरीन ले लो एग्जांपल के लिए। मान लिया हमने ले लिया, हम्म, ये ले लिया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों में ही जो बॉन्ड बना है, CH3 वास्तव में तो ऐसा होगा ना, वास्तव में तो मतलब जो अटैचमेंट है, जो बॉन्ड जिस तरीके से जुड़ा हुआ है वो तो कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर तुम वास्तव में देखोगे एकदम ध्यान से, तो बॉन्ड जो बना हुआ है, चाहे बात कर लो हेलो एल्केन की, चाहे बात कर लो हेलो एरीन की, तो बॉन्ड बना है कार्बन और हेलोजन के बीच में। यहाँ पर भी ये क्या है बेटा, ये क्या है, कार्बन। और ये क्या है, हेलोजन। तो चाहे तुम बात करो हेलो एल्केन की, चाहे बात करो हेलो एरीन की, दोनों में जो बॉन्डिंग होती है वो हमेशा होती है किसकी किसकी, कार्बन और हेलोजन की। तो जब इनमें बॉन्डिंग हमेशा कार्बन और हेलोजन की होती है, तो इसका नेचर नेचर हम ना पता लगाएं, इसका नेचर हम ना जाने कि कैसा होता है। अरे मेरे भैया, इसका नेचर है तो डिसाइड करेगा कि क्या है, कैसी रिएक्शन ये देगा, कैसे इसको बनाया जाएगा, क्या केमिकल रिएक्शन ये देगा, सब कुछ तो इसी पे डिपेंड करेगा। और तुम कह रहे हो मेरे भाई कि जो है इसको डिस्कस ही ना करें, कैसे कैसे चलेगा। चलो, तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है प्रॉपर पूरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो हेडिंग पढ़ेगी क्या, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में बात करते हैं।
तो देखो जब भी बात होगी सी एक्स बॉन्ड की, तो सी और एक्स में जो हमारा एक्स है, क्योंकि वो हेलोजन है, हेलोजन कौन कौन हो सकता है भाई? फिर कल बाहर आई, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, ये जितने भी लिखे हुए हैं, इन सब का नेचर है इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर। इन सब का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर के हैं, तो इस वजह से जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन की जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है जिससे इनके बीच में बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो हेलोजन होगा वो अपनी तरफ कहीं ना कहीं खींचेगा, अपनी तरफ कहीं ना कहीं खींचेगा। और जब खींचेगा तो क्या होगा भाई? खींचेगा तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल निगेटिव। भाई पोलरिटी डेवलप होगी ना, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे ही थोड़ा थोड़ा गेन करेगा इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव। और क्योंकि कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो हेलोजन पे आ गया पार्शियल निगेटिव और कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सी एक्स बॉन्ड का नेचर है वो कैसा नेचर है बेटा? नेचर है पोलर। कैसा है? पोलर। पोलर है, बाकी कोवेलेंट तो है ही, पोलर तो कोवेलेंट होता ही है, और कोवेलेंट तो होना ही होना था। हो सकता है आप एक फैक्ट ना जानते हो, मैं बता दे रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी तुम्हारा कोई मेन कंपाउंड होगा तो वो कंपाउंड हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा मेरे भाई, वो आयनिक नहीं बनाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ वीक बॉन्ड, मतलब वीक बॉन्ड वाले जितने मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं उन्हीं की स्टडी करनी होती है हमें, ठीक है ना? तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता है अपने पास। तो कोई पूछे नेचर क्या है भाई इसका, तो नेचर सीधे सीधे बता देना कि पोलर नेचर होता है सी एक्स बॉन्ड का। और इस नेचर के बिहाफ पे अभी तुम देखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें कितना मदद मिलेगा इस नेचर के पता होने के कारण, ठीक है? चलो आओ तुमसे कुछ सवाल पूछते हैं, जरा ये बताना। हाँ पहले बताओ, पूछता हूँ कुछ चीज़ें बताओ। CH3, क्वेश्चन देता हूँ आपको। अरेंज द फॉलोइंग, बताओ इस सवाल को, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी। पोलैरिटी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से तुमको अरेंज करना है। कौन कौन मॉलिक्यूल है लिखे दे रहा हूँ आपके सामने, मॉलिक्यूल्स लिखे दे रहा हूँ। एक है CH3, CH2 Br, CH3 Br, CH3, CH2, CH2 Br। लगाओ अपनी पूरी बुद्धि और सोच कर बताओ मुझे कि इसमें सबसे कम पोलर कौन होगा, सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा। सोचो आराम से, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, आइए जज करते हैं। देखो यहाँ पर है CH3, ठीक है? तो ये जाहिर सी बात है, जो CH3 होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हमारे जितने भी एल्किल होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एल्किल वाला कोई भी कंपाउंड होगा कार्बन कंटेनिंग चेन, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और जितना ज़्यादा कार्बन उसके अंदर होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंदर जितना ज़्यादा कार्बन होगा, वो समझो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ठीक है? यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। भाई ब्रोमीन तो अपनी तरफ सक कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, मतलब वो अपनी तरफ खींच रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ब्रोमीन पे निगेटिव तो आना चाह ही रहा था पहले से ही, लेकिन CH3 उसको सपोर्ट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करके। उसके बाद अच्छा खासा पार्शियल नेगेटिव आया और CH3 पे पार्शियल पॉजिटिव आया। चलो भैया अभी तो सब ठीक। अब अगर हम बात करें ये वाला एथिल ब्रोमाइड जो सबसे पहले लिखा हुआ है, या फिर इसी को बोल सकते हो ब्रोमो एथेन, दोनों नाम। तो मेरे भाई इसमें देखो इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन तो अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो कार्बन है वो जो हमारा एल्किल ग्रुप है वो दो कार्बन वाला है। मतलब पिछले वाले में देखे तो केवल CH3 था, समझो मेरी बात को, पिछले में केवल CH3 था। इस बार CH2CH3 है, मतलब दो कार्बन वाले पार्ट हैं, मतलब दो कार्बन वाला एल्किल है ये। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेरे भाई, इस वजह से इस पे आने वाला निगेटिव और तगड़ा होगा, और इस पे आने वाला पॉजिटिव भी और तगड़ा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए मारा जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मारा जा रहा है। और मेरे भाई अब यहाँ पर अगर तुम प्रोपिल ब्रोमाइड में देख लो, मतलब लास्ट वाला, इसको प्रोपिल ब्रोमाइड भी कह सकते हो और ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हो, तो इसमें भैया सारी हदें पार हो गई। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, गोली खंजर चल जाए, क्या आएगा ना कि कुछ और है, पता नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि और तगड़े से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है भैया प्रोपिल ग्रुप। प्रोपिल ग्रुप बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस पे है पार्शियल निगेटिव, इस पे है बहुत तगड़ा वाला पार्शियल पॉजिटिव। तो मैं अब पूरे कमांड के साथ कह सकता हूँ, पूरे
पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मेरे भाई, कि सबसे कम पोलर इसमें कौन सा रहा होगा, CH3Br। और उससे ज्यादा पोलर कौन रहा होगा, CH3CH2Br। और इन सब में सबसे ज्यादा पोलर कौन रहा होगा, ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसको लिखने का सही तरीका कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 कार्बन है तो C3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 7, है ना, 3 2 5 2 7, तो H पे 7 लिख दिया और 1 लिख दिया Br। इससे फायदा ये हुआ कि हम कम जगह में लिख पाए, मेरा भी चेहरा भी तो रहेगा ना इसमें, तो वो थोड़ा सा छिपा देगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए वरना ठीक है चलो। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई ये क्वेश्चन तुमको मैंने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस बार हमने क्या किया है, हमने जो अपना हैलोजन था उसको फिक्स कर लिया था, हैलोजन में फिक्स कर लिया था ब्रोमीन। कोई भी फिक्स हो सकता था, या तो ब्रोमीन ही फिक्स कर लो, या तो क्लोरीन ही फिक्स कर लो, या तो तुम फ्लोरीन ही फिक्स कर लो। लेकिन क्या हो कि अगर हम एल्किल ग्रुप को फिक्स कर लें, हम क्या फिक्स कर लें, एल्किल ग्रुप। मान लो हम एल्किल ग्रुप फिक्स कर लिए कि हमें जो है एक कार्बन वाना ही लेना है। हाँ, तो हमने क्या किया, एल्किल ग्रुप अपना फिक्स कर लिया, CH3 जो है एल्किल ग्रुप फिक्स कर लिया। अब इसमें एक बार मैंने जोड़ा फ्लोरीन, एक बार जोड़ा क्लोरीन, एक बार जोड़ा ब्रोमीन, और एक बार आयोडीन। सवाल अगेन वही पूछ लिया, सेम सवाल पूछ लिया आपसे, कुछ और अलग नहीं पूछा, वही सेम सवाल पूछ लिया तुमसे मैंने कि बताओ इन सब में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो जवाब यही आएगा, मतलब समझदार बच्चे यही जवाब देंगे कि सबसे कम पोलैरिटी होगी CH3I की, और फिर आ जाएगा CH3Br, फिर आ जाएगा CH3Cl, और फिर आ जाएगा CH3F। मैं अगर पूछूंगा कारण बताओ, तो कारण बच्चा बता देगा सीधे सीधे कि भैया देखो कार्बन वाला जो पार्ट है वो तो फिक्स हो गया, सब में एक ही एक कार्बन है। सब में सिंगल कार्बन है। लेकिन अगर हम बात करें हैलोजन की, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, और उसके बाद होता है आयोडीन। मतलब आयोडीन का पोलैरिटी सबसे कम होता है, आयोडीन का पोलैरिटी सबसे कम होता है। और कम पोलैरिटी होने की वजह से सबसे कम पोलर मॉलिक्यूल कौन हो गया भाई, सबसे कम पोलर हो गया CH3I। और उससे कम पोलर कौन हो जाएगा, CH3Br। तो ऐसे कैसे करके आपने बता दिया, पर ये जवाब आपका थोड़ा सा गलत है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा गलत है। आइए मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ NCERT का। आओ चलो मेरे साथ ये डेटा देखो। इस डेटा में देखो साफ साफ देख सकते हो तुम कि CH3F का जो पोलरिटी दे रखा है, मतलब जो हमारा डाइपोल मूवमेंट दे रखा है, डाइपोल मूवमेंट ही इस चीज का मीजर होता है कि कितना ज्यादा बॉन्ड पोलर है, 11th में मैंने बताया था आपको। तो देखो इसका है 1.84 करके, जबकि CH3Cl का कितना है, 1.86 करके है। तो इन दोनों में जो है ज्यादा किसका हो गया, Cl वाले को इधर होना चाहिए था, और CH3F वाले को इधर होना चाहिए था। क्यों बेटा, सही बोला ना मैंने, CH3Cl वाले को आगे होना चाहिए था और इसको इधर होना चाहिए था। अब बात आती है यार, इसका कुछ रीजन भी रहा होगा, ऐसा कैसे हो गया। भाई ये बात तो बिल्कुल सच है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। फिर भी ये कैसे हो गया, जब नीचे मेरी जो मैंने ये बात बताई, जब ये बात सच है, तो फिर ऊपर वाली बात कैसे सच हो सकती है, पोलरिटी ज्यादा कैसे हो सकती है CH3F की, मतलब CH3Cl की पोलरिटी कैसे ज्यादा हो सकती है CH3F से। मैं बताता हूँ कैसे। देखो पोलैरिटी को मेजर करते हैं हम, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सब समझा दूंगा तुम्हें। पोलैरिटी का जो मेजरमेंट होता है, पोलैरिटी को मेजर करने के लिए हम जिस फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। अब तुमको हम बता दें, डाइपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, क्यू इंटू एल। चार्ज इंटू डिस्टेंस कह लो, या क्यू इंटू डी कह लो, चाहे क्यू इंटू एल कह लो। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है। तो देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, मैं खुद इस बात से एग्री करता हूं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा था क्लोरीन से। बट ये भी तो सोचो ना, बॉन्ड लेंथ भी तो देखना है ना, डिस्टेंस क्या हो गया भाई। देखो एक में C और F के बीच में बॉन्ड है, और एक में C और Cl के बीच में बॉन्ड है। अब जाहिर सी बात है चार्ज इस पे ज्यादा आया है, मैं खुद कह रहा हूं इस पे चार्ज ज्यादा आया है, इस पे आने वाला चार्ज कम है, Cl पे आने वाला चार्ज कम है। लेकिन तुम ये भी तो देखो कि अगर इसका बॉन्ड अगर इतना बड़ा है, तो CCl वाले में बॉन्ड बड़ा नहीं रहेगा इसके कंपैरिजन में।
और जो हमारा पोलरिटी का मेजरमेंट है यानी डाइपोल मोमेंट, वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड थोड़ा ना करता है, डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करता है। तो जब मल्टीप्लाई करके देखा गया दोनों वैल्यू को, मतलब चार्ज इसका इस पे आने वाला चार्ज इंटू इसका डिस्टेंस, और इस पे आने वाला चार्ज मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन पे चार्ज आया है इंटू इसका डिस्टेंस, तब ये पाया गया कि जो ये वाली वैल्यू है नीचे वाली, ये बड़ी आ रही है, ये बड़ी वैल्यू आ रही थी। तो जाहिर सी बात है पोलरिटी सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। तो इसलिए हमने सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन नहीं देखा, और उसके साथ साथ हमने बॉन्ड लेंथ को भी देखा, और बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब दोनों का मल्टीप्लाई करके देखा, तो उस मामले में क्लोरीन जीत जाता है। क्या बहुत तगड़ी जीत जाता है, बहुत खतरनाक तरीके से जीत जाता है? नहीं, बस थोड़ा सा जीत जाता है। देखो ना डेटा, देखो ये सब मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तुमको मोहब्बत करना सिखा रहा हूँ इन सब चीज़ों से। कोई नहीं, कोई क्या फ़र्क पड़ता है किसी को कि तुम में है मोहब्बत की नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता किसी को। पढ़ो अपना, ये नहीं देखोगे डेटा तो भी क्या ही चला जाएगा तुम्हारा, कुछ जाएगा थोड़ा ना, नंबर के लिए थोड़ा ना बता रहे हैं सब। मोहब्बत करवा रहे हैं तुम्हें, मोहब्बत हो जाएगी ना तो फिर बहुत आसानी से काम हो जाएगा। चलो, तो ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के दिखाना मुझे। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? वाई वाई पोलैरिटी ऑफ, पोलैरिटी है इसी को हम डाइपोल मूवमेंट करके भी सवाल पूछ सकता है। वाई डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3Cl, ठीक है, इज ग्रेटर देन वाई पोलैरिटी, या फिर डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F, इवन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl। तो इसका जवाब आप लिख के बताना, ठीक है? तो बता देना कि जो दोनों का प्रोडक्ट होता है, लिख के बताना बढ़िया से, ठीक है? और मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा कोई आंसर वगैरह चिपका दूंगा यहाँ पे, ठीक है? समय, लेकिन तुम करना पहले फिर। चलो देखते हैं। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई आई थिंक, ठीक है? और बस इसमें यही कहानी एक बतानी थी, और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बताना था। हाँ, आइए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अरेंज फॉलोइंग इन, ये आसान है बहुत, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बिहाफ पे इनको लगाओ भाई, चलो बॉन्ड लेंथ के बिहाफ पे लगाओ। किसको किसको बता रहे हैं? CH3F, CH3Cl, बीच बीच में थोड़ा खेल कर दें। CH3I इधर कर दिया, CH3Br इधर कर दिया, और CH3Cl इधर कर दिया। लगाओ भाई इसको। तो मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई सवाल होगा, इसमें बहुत आसान है। सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? CH3Br का, फिर CH3Cl का, फिर CH3Br का, फिर सबसे बड़ा बॉन्ड होगा CH3I का। ये क्या लिख दिया मैंने? CH3F बोलो ना सबसे पहले। सबसे छोटा बॉन्ड क्या होगा? CH3F का। भाई F छोटा एटम है, F का एटॉमिक साइज काफी छोटा होता है भैया, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो दुइया शेल है उनके पास, वो कहाँ से बड़ा हो पाएगा? Cl के पास 3 शेल था तो उससे बड़ा, ब्रोमीन के पास 4, आयोडीन के पास 5। इस तरीके से साइज कंटिन्यू बढ़ता गया। एक सवाल और बोलते हैं खड़ाक से, ये भी देखो, ठीक है? एक क्वेश्चन और बोलता हूँ, सब कुछ सेम है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इस बार सवाल में क्या आ गया? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, अब बताओ मेरे भाई क्या होगा? वही सेम सवाल है पूरा, ठीक है? देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, रिएक्टिविटी के आधार पर लगाना है। तो तुम मुझे बताओ मेरे भाई कि इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सोचो। मुझे पक्का मालूम है कि तुम लोग में से काफी बच्चे ये सोच रहे होगे कि इनमें जो सबसे रिएक्टिव होगा वो फ्लोरीन वाला होगा या फिर क्लोरीन वाला होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है, और पोलर चीजें तो एकदम खड़बड़ खड़बड़ होती रहती है दिन भर, तुरंत वो रिएक्टिविटी करना, मतलब रिएक्शन करना चाहती हैं पोलर चीजें। बेटा वो तब होता है जब आयनिक कंपाउंड या वाटर सॉल्यूशन वगैरह में रिएक्शन होता है, तब की वो कहानी है। नॉर्मली अगर ये वीक बॉन्ड्स वाले जब रिएक्शन करने होते हैं ना, तो वहां पर रिएक्शन वही जल्दी करेगा जो अपना बॉन्ड आसानी से तोड़ेगा।
और तुम मुझे बताओ मेरे भाई, एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी में किसको तोड़ना आसान है? बड़ी डंडी रहेगी बहुत आराम से तोड़ दोगे, लेकिन वही डंडी जब छोटी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, सिर्फ इतनी बड़ी, तो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बड़ी डंडी को तोड़ना आसान है। बहरहाल ये डंडी 10,500 रुपये की है, तो उसको मैं तोड़ के दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इनमें याद रखना कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा? CH3I, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है ना। फिर आ जाएगा CH3Br, फिर आ जाएगा CH3Cl, फिर आ जाएगा CH3F। सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गया? CH3F। और सबसे ज़्यादा कौन हो गया? CH3I। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाला। लाइट चली गई है, क्या बताऊँ मेरे दोस्त। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। तो बस पोलैरिटी से रिलेटेड इतनी बातें हमको जाननी थी। नेचर ऑफ CX बॉन्ड वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया। अच्छे से नोट्स बनाना, और अगर कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ तो वो भी करते रहना। ये अंधेरा क्यों छा रहा है मेरे भाई? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो हमको पढ़ना है, उस पर आ जाते हैं। क्या है भाई? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। भाई, हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स दोनों का प्रिपरेशन एक साथ आप नहीं पढ़ सकते। बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा भाई, बहुत लेंदी हो जाएगा। आसान नहीं है, आसान नहीं है। यही तो टॉपिक इसका कठिन है, यही सब टॉपिक इसके कठिन है। बाकी सब तो आसान ही था। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या कहानी है इसमें। देखो, जब कोई तुमसे कहता है कि तुम हेलो एल्केन्स बना के दिखाओ, तो यानी वो किसकी बात कर रहा है बनाने की? RX बनाने की। और कौन कौन से RX? RX का मतलब क्या क्या होता है? RF बनाना, RCl बनाना, RBr बनाना, और RI बनाना। समझते चलना मेरे साथ प्रॉब्लम को। जब तुम प्रॉब्लम को समझते चलोगे तो इतने सारे मेथड्स क्यों हैं वो भी तुमको क्लियर हो जाएगा। तो इतने सारे बनाने हैं। हाँ, अब तुम मेरे सब साथ थोड़ा अच्छे से मेरी बात को सुनना। देखो, तुमको पता है कि जो RI होता है, ये बहुत बड़ा बॉन्ड होता है। इतना बड़ा बॉन्ड होता है कि ये बहुत वीक है। मतलब जब इसको तुम बना रहे होगे RI को, तो ये बन ही नहीं रहा होगा। नहीं बन रहा होगा। कैसे कैसे तुमको समझो। जब इसको तुम बनाने की कोशिश कर रहे होगे, तो इसके बीच में बनने वाला बॉन्ड इतना वीक है कि वो तुम बार बार बनाने की कोशिश कर रहे हो किसी रिएक्शन के थ्रू, और वो टूट के फिर से R और I में अलग हो जा रहा है। दिक्कत है ना तुम्हारे लिए। इसका मतलब RI को बनाने के लिए, अगर हम RI बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या रहेगी? डिफिकल्टी। डिफिकल्टी रहेगी मेरे भाई। ठीक है। अच्छा, RF बनाने में इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो RF बनाना बहुत आसान होगा। RF बनाना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये तो एक बार बन गया तो एकदम बन जाएगा चिपक के, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, उसका कभी छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा। सोच तो तुम सही रहे हो, लेकिन आधा। क्योंकि इसमें भी दिक्कत एक है। दिक्कत ये है कि ये बहुत तेजी से चिपकेगा, बहुत मजबूत बॉन्ड बनाएगा। ध्यान सुना मेरी बात। बहुत तेजी से चिपकेगा, बहुत मजबूत बॉन्ड बनाएगा। और बहुत तेजी से चिपकने और बहुत मजबूत बॉन्ड बनाने में भी एक दिक्कत है। उनको हमेशा मैंने बताया कि जब दो चीजें अट्रैक्ट होती हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं आपस में अट्रैक्ट होकर, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है मेरे भाई? एनर्जी रिलीज होती है। जब भी तुम RF बनाने की कोशिश करोगे ना, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड इतना छोटा बनेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, कि उसको बनाते समय इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा कि तुम जिस बीकर वगैरह में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे, वो एक्सप्लोड हो सकता है। तो इसमें भी डिफिकल्टी है। इसमें भी डिफिकल्टी है काफ़ी ज़्यादा। बाकी भैया ये हमारे अच्छे वाले हैं। ये समझो, ये जो ऊपर वाले हैं, ये सब फूफा हैं, शादी में आने वाले फूफा। फूफा गुस्सा हो जाते हैं ना, तो ये सब मामा है। मामा लोग तो जैसा भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर RCl और RBr जो है, इनका कहानी क्या रहता है? ये ईजिली बन जाते हैं। ये ईजिली बन जाते हैं। इनको लगभग तुम सारे मेथड से बना दोगे, क्योंकि ना तो इनका इनका जो बनने वाला बॉन्ड है वो बहुत मजबूत रहेगा, और ना ही बहुत ज़्यादा, मतलब बनने वाला बॉन्ड ना बहुत बड़ा बनेगा ना बहुत छोटा, जिसके वजह से ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ना बहुत आसानी से टूटेगा। तो ये मॉडरेट वाले हैं। तो इतना मैंने कहानी बताया। इससे तुम्हें ये सीखने को मिलना चाहिए कि आर सी एल और आर बी आर जनरली हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन RI और RF जब बनाने की बात आएगी, तो हम थोड़ा सा स्पेसिफिक मेथड पे जाएंगे, कुछ स्पेशल मेथड्स पे जाएंगे, क्योंकि उनमें थोड़ा सा कंडीशन चाहिए होता है। ठीक है, हो सकता है किसी जनरल मेथड से ये भी बन जाए, वो बात अलग की है। बट ये मोटी मोटी बात हमें पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? बताओ मेरे भाई। मिनट। हाँ, ये भाई साहब अगर नौटंकी कर दिए ना, तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा। ठीक है, चलो। तो
ये बात आपको समझ में आ गई मेरी। तो अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट प्रिपरेशन की, बहुत अच्छे से क्लासिफाई करेंगे। तो याद रखना आर एक्स, जब मैं आर एक्स कहूं तो मेरा मतलब सारे हेलो एल्केन से है, उसमें जो एक्स नहीं बनेगा वो तो तुम खुद ही जान जाओगे, तुम अब जान जाओगे कि ऊपर की कहानी तुमको समझ में आ गई। तो आर एक्स के ऐसे लिखो, प्रिपरेशन ऑफ आर एक्स किससे किससे हो सकती है, अभी तुमको फटाफट समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो इसका प्रिपरेशन हो सकता है सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। सर एल्कोहल से कैसे बनेगा ये, बहुत अच्छे से बनेगा, दिखा रहे हैं कैसे। देखो एल्कोहल होता क्या है, आर ओ एच, क्या होता है आर ओ एच। तो हमको कुछ नहीं करना मेरे भाई, किसी जुगाड़ से इस ओ एच को हटा देना है, किसी भी जुगाड़ से। अब जैसे ही ये ओ एच हटेगा, बस तुरंत इसकी जगह हम क्या लाके छुआ देंगे, एक्स लाके छुआ देंगे किसी तरीके से, एक्स लाके इसकी जगह ओ एच तोड़ेंगे और एक्स कहीं से लाके ऐसे जोड़ देंगे, जैसे ही ऐसा होगा आर एक्स बन जाएगा। तो पहला तो हाँ, हालांकि इतनी आसानी से होगा नहीं जितनी आसानी समझा रहा हूँ। दूसरा प्रिपरेशन मेथड देखते हैं किससे बनता है। दूसरा होता है फ्रॉम, अच्छा याद रखना एल्कोहल से जो बनाने के इसके मेथड हैं लगभग 6 मेथड हैं, कितने 6 मेथड, 6 तरीके के मेथड। तो ये सब बता दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, मुझे अगर याद है तो तुम्हें भी याद हो ही जाएगा। दूसरा देखते हैं फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन तो समझते हो ना, ये है एल्कीन, दिस इज कॉल्ड एल्कीन। अब एल्कीन में कैसे बनेगा, मान लो तुम कहीं से बाहर से ले आओ एक ठो एच एक्स, मान लो, बहुत तरीके हैं इसमें बनाने के, मैं बताता हूँ, 2 तरीके हैं, दोनों बता दे रहा हूँ। पहला तरीका क्या होगा कि तुम एक एच एक्स लाए मेरे भाई, एक तुम क्या लेकर आए एच एक्स, समझते जाओ खाली। अब एच एक्स आया, एच एक्स ने अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ा, एच जाके चला गया इसके पास, ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, एक सिंगल बॉन्ड, और ये जो एक्स है वो चला गया इसके पास। तो कहानी में तुम खुद सोचो क्या हो गया, एक में मतलब जो है एच जुड़ गया तो वो कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा एच आ गया और एक के पास एक्स आ गया, तो पूरे कंपाउंड में एक एक्स मौजूद हो गया कि नहीं मौजूद हो गया। और किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर एक्स मौजूद हो गया, हेलोजन मौजूद हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि वो अब एक हेलो एल्केन वो अब एक हेलो एल्केन बन गया है, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके आगे का देखते हैं, चलो। तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा लिपिबद्ध कर दूं, अच्छे से लिख दूं, तो यहाँ पर क्या होगा, बाई एडिशन ऑफ एच एक्स, ऐसे कह सकते हो ना कि एच एक्स को इसमें ऐड कराया है। और दूसरा तरीका क्या है, सोचो सोचो सोचो, एक और तरीका है, अगर हम कुछ x2 टाइप का जोड़ दे तो, x2, x2 मतलब क्या होता है, x और x। कॉल आ गया था बेटा तो वही वीडियो कैंसिल हो गई, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि मान लो यहाँ पर x सिंगल बॉन्ड x है, अब ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा इस बॉन्ड को तोड़कर इस पे, और एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा इस पे, समझ रहे हो ना बात को, दोनों पे हेलोजन आ गया। अब दोनों पे हेलोजन आ गया तो क्या वो हेलो एल्केन नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल है, डाई हेलो एल्केन है वो, और वो भी विसिनल डाई हेलो एल्केन है। याद करो जेमिनल और विसिनल टाइप का मैंने कुछ बताया था कि जब दो हेलोजन लगे और दोनों अगल बगल के कार्बन पे लगे तो उसको बोलते हैं विसिनल पोजीशन। तो यहां पर हम इस मेथड को कुछ ऐसे बोलेंगे, बाई एडिशन ऑफ बाई एडिशन ऑफ बाई एडिशन ऑफ x2, और इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा विसिनल डाई हाइलाइट्स, इससे बनने वाला जो हैलाइड होगा उसको नाम क्या देंगे हम, उसको नाम देंगे विसिनल डाई हैलाइट्स, विसिनल डाई हैलाइट्स। वाह भाई, वेरी गुड। तो मेरे भाई हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा एल्कोहल से बना सकते हैं, एल्कोहल के जो 6 मेथड हैं उसको तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, और बाकी एल्कीन के 2 मेथड हैं। पहला बेटा आंख बंद करके पूरा रिवाइज करना, एल्कीन के 2 मेथड है, मेरे साथ इमेजिन करो, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, सब ध्यान से सुनते जाओ, नीचे मत, आप कॉपी की तरफ नहीं देखना, तो जो है मेरे चेहरे में देखना है केवल। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एच एक्स जब लाए तो एक बॉन्ड तोड़ दिया, अब एक पे एच जोड़ दिया और एक पे एक्स जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन इधर हाइड्रोकार्बन पूरा कर दिया, और एक्स जुड़ गया हेलोजन के तौर पर, हेलो एल्केन बन गया। या फिर दोनों जगह अगर हम एक्स टू का एडिशन करते तो दोनों जगह एक्स लगता, तो इसके इस कंडीशन में हमारा जो हेलो एल्केन बनता वो मोनो हेलो एल्केन ना बनकर डाई हेलो एल्केन बनता, और वो भी कौन सा हेलो एल्केन, विसिनल विसिनल डाई हेलाइट्स।
मतलब अगल बगल की पोजीशन पे, ठीक है। तो ये 2 हो गया। तीसरा कौन सा है भैया? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ये तो दोनों हो गया। अब देखो तीसरा, तीसरा किसके लिए है? ये दोनों जो थे वो बेसिकली ये जो दोनों ऊपर वाले रिएक्शन है ये RCl RBr के लिए हैं। हालांकि इसमें एक दो मेथड ऐसे हैं जो RI पे भी काम कर जाते हैं, बट बेसिकली किसके लिए है? इनके लिए, फॉर फॉर मतलब इनको बनाने के लिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब तीसरा क्या होगा? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब तो तुम समझते ही हो मेरे भाई, एक्सचेंज क्या होता है। इसमें दोनों हेलो एल्केन रहेंगे, पहला वाला भी और दूसरा वाला, मतलब दोनों हेलो एल्केन नहीं, मतलब दोनों में हेलोजन्स रहेंगे। बस केवल हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा कि मतलब एक कंपाउंड कोई है RX टाइप का और एक कंपाउंड कोई रहेगा AF टाइप का, AF टाइप का, या फिर कह सकते हो AI टाइप का। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो इस बात को। और इनसे होगा क्या? इनसे होगा क्या? इनसे होगा क्या? जैसे ये वाला X है और जो ये वाला फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी हेलोजन हुआ और ये X तो हेलोजन है ही, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। इंटरचेंज होते ही क्या बन जाएगा? RF। और जो ये X है वो किसके साथ निकल जाएगा? A के साथ। ये एक जनरल तरीका मैं बता रहा हूँ, सब यही तुमको बताया दे रहा हूँ। समझ गए? अच्छा यही चीज़ अगर इनके साथ होती है एक्सचेंज में, तो इसमें इसमें अगर एक्सचेंज हुआ होता तो एक समय पर कोई एक ही रिएक्शन होगा, दोनों नहीं होगा। ये तो बस एक समझाने का तरीका बताया दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा भाई? इससे अगर ऐसा रिएक्शन हम लेते तो RI बनता और AX बाहर निकलता। तो इस तरीके के रिएक्शन को कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज। अच्छा देखो इसका फायदा ये हुआ कि इससे हम अपने वो वाले हैलो एल्केन बना पा रहे हैं जिसको बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे भाई, जिसको हम लोग नहीं कर सकते थे स्पेशल मेथड्स। तो ये किस में आ गया भाई? ये हमारा कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड हो गए ना। और स्पेशल मेथड किसके लिए होते हैं? RF के लिए होता है या तो RI के लिए होता है। तो हाँ, तो जो स्पेशल मेथड है हमारा, ये नॉर्मल टाइप के हेलो एल्केन्स को बनाने में नहीं काम आएगा। ये काम आएगा स्पेशल वाले जो हेलो एल्केन्स हैं उनको बनाने में, यानी कि RF और RF हो गया और कौन हो गया? RI। ठीक है, एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड। ठीक है ना बेटा? इस तरीके से है। तो ये हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में, अब मैं इसको थोड़ा सा कहो तो इरेज कर दूं या फिर इसको रफ कह दो। ये रफ है, इससे तुम ज़्यादा मत ध्यान से देखना, रिएक्शन कराएंगे तभी ध्यान समझना। इसमें हम दो चीज़ें बनाना सीखेंगे, एक RF बनाना सीखेंगे और एक RI बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा भाई तुम्हारा ये वाला लेक्चर। तो अब अगले वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, तुमको बढ़िया से समझाएंगे एल्कोहल वाला। मतलब अब हमको अगला जो टॉपिक पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल। और एल्कोहल से क्या? एल्कोहल से क्या मेरे भाई? एल्कोहल से हेलो एल्कीन बनाना। यही हम सीखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।